Hello everyone, today we are discussing the geography chapter 7 that is lifeline of Indian economy. तो lifeline of Indian economy से मतलब चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से बूस्ट करने के लिए और मतलब बाकी कंट्रीज के साथ उसका कम्युनिकेशन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है तो लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे पहला चीज है वो है रोडवेज। जो रोडवेज है वही एक ऐसी चीज है जो मतलब इंडिया की एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करती है। इंडिया की नहीं, वो पूरे वर्ल्ड की एक जगह को दूसरी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड की, जिसके कारण ही जो नेशनल इकोनॉमी है वो मेंटेन हो सकती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन मींस जो भी गुड्स और ह्यूमन बींग्स जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें आती है, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। तो आपने रोडवेज और रेलवेज के बारे में तो सुना होगा। पाइपलाइंस बेसिकली लिक्विड चीज और गैस चीज को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोडवेज से। तो जो रोडवेज है वो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क रहता है किसी भी जगह को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से। तो पूरे इंडिया में जो रोडवेज फैला हुआ है वो पूरा 54.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 54.7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके कारण वो एक जगह को दूसरी जगह से बहुत ही आसानी से अटैच कर सकते हैं एक दूसरे से। और जो रोडवेज है उनमें उसके बेसिकली मतलब जो रोडवेज है वो रेलवे से मतलब थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब वो सप्रेस कर देता है कि बहुत सारी चीजों में रेलवेज को। तो जो कुछ रोडवेज के जो एग्जांपल है, मतलब रोडवेज के जो एडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो रोडवेज है उनको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत लो कॉस्ट आता है रेलवेज के अकॉर्डिंग में। मतलब कि रोडवेज को बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ सीमेंट चाहिए और कुछ मेटल्स के पीसेस चाहिए और रोड बन जाता है। और पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो रेलवेज है वो बहुत सारी ऐसी जगहों पर नहीं जा सकती जहां पे रोडवेज जा सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई माउंटेन रीजन है, तो जो माउंटेन रीजन में उनमें रोड्स को मतलब रोड ऐसे सर्कुलर पाथ में बहुत आसानी से ऐसे जा सकते हैं, बल्कि उधर पे रेलवेज नहीं जाएगी। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि जैसे रेलवेज भी ऐसे सर्कुलर पाथ पे तो माउंटेन्स पे चढ़ सकती है, लेकिन जो रेलवेज रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, इसके कारण वो माउंटेन्स पे क्लाइंब नहीं कर सकती। और जैसे कि जो रोडवेज है वो बहुत अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी यूज हो सकते हैं, और अगर किसी लार्ज डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए भी यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको रायपुर से बिलासपुर जाना है तो उसके लिए रोडवेज प्रेफर करेंगे रेलवे से मतलब ज्यादा। और अगर आपको रायपुर से मुंबई जाना है तो उसके लिए या तो आप एयरवेज या तो रेलवेज का ही ज्यादातर प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें रोडवेज से जाना थोड़ा हाई कॉस्ट लग सकता है। तो जो रोडवेज मतलब जो रोड्स हैं इंडिया में प्रेजेंट, वो कुछ टाइप्स के रोड्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे मेनली 6 लेन रोड रहते हैं, जो कि बहुत ही वाइड रोड्स रहते हैं, जो कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और और एक कोई जगह है उसको कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो जैसे कि ये जितने भी स्टेट्स हैं वो कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि
जो दिल्ली है वो नॉर्थ पार्ट में प्रेजेंट है, कोलकाता ईस्ट पार्ट में प्रेजेंट है, चेन्नई साउथ पार्ट में प्रेजेंट है, और जो मुंबई है वो वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है। इसीलिए उसको इसलिए ये इन चारों स्टेट को कवर करता है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। दूसरे टाइप के जो रोड्स रहते हैं, एक दूसरे टाइप के रोड्स रहते हैं नेशनल हाईवे। सो जो नेशनल हाईवे रहते हैं कि वो मतलब कि पूरे इंडिया में स्प्रेड रहते हैं, जो मतलब कि वो मतलब कि पूरे इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे सिर्फ वो 4 स्टेट को मेनली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो नेशनल हाईवे रहते हैं वो पूरे इंडिया को एक दूसरे से, मतलब कि वो सबसे ज्यादा वाइडर स्प्रेड हाईवे रहते हैं, जो मतलब कि जो हर जगह को एक दूसरी जगह से ज्वाइन करते हैं। और तीसरा हाईवे आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे मेनली कि दो स्टेट्स को, मतलब दो नहीं, बहुत सारे स्टेट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। स्टेट हाईवे मेनली एक स्टेट या दूसरी स्टेट के बीच में ही बिल्ड रहते हैं। और इसके बाद आता है चौथा डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे एक मतलब एग्जांपल, जैसे ये पूरा एक स्टेट है, इस पे स्टेट का एक मतलब स्टेट का एक सेंटर पॉइंट है जो डिफरेंट अलग अलग स्टेट से कनेक्ट रहता है उनमें, और उन स्टेट्स के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनमें भी एक मेजर पॉइंट मतलब मेजर एरिया रहता है जिससे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टेट हाईवे, उसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स मेनली जो बिल्ड रहते हैं वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। तो बॉर्डर रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन रहती है वो मतलब बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। मतलब कि उसमें रोड बिल्डिंग के टाइम, मतलब वो बॉर्डर्स में रहते हैं तो रोड बिल्डिंग के टाइम कभी भी उन पर फायरिंग हो सकती है। इसलिए जो बॉर्डर रोड्स रहते हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ब्रो भी कहा जाता है। और इनमें जो इनके जो वो वर्कर्स रहते हैं जो इन रोड्स को बनाते हैं, वो मतलब कि वो ऐसी सिचुएशन, मतलब कि फाइटिंग सिचुएशन के लिए ट्रेन रहते हैं, जिसके कारण उनके लिए इजी पड़ जाता है। और उसके बाद जो हमारे रोड्स को है डिफरेंट, मतलब उनकी क्वालिटी के बेसिस में डिफर किया गया है। पहला जो है मेटेलिक रोड, पहला रहता है मेटेलिक रोड। तो मेटेलिक रोड जो रहते हैं उनमें जो मेनली हार्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कुछ सीमेंट से बनते हैं, कुछ बिट्यूमिनस कोल से बनते हैं, यानी कि डांबर से रोड बनते हैं, जिनके और ये जो रोड्स रहते हैं वो बेसिकली हर एनवायरमेंट कंडीशन में इनका काम हो सकता है। मतलब कि इनको एक बार बना दिया तो फिर फुर्सत, मतलब कि ये कुछ एकदम हार्ड क्लाइमेट कंडीशन के कारण डैमेज होंगे या तो मतलब ये डैमेज नहीं होंगे। और दूसरा आता है नॉन मेटेलिक रोड। नॉन मेटेलिक रोड जो बेसिकली अनमेटेलिक रोड, तो ये रोड बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट्स एरिया, मतलब कि जो टाउन एरियाज है उनमें बने रहते हैं, जो कि हार्ड कंपोनेंट से नहीं, बेसिकली सैंड और मड से बने रहते हैं, और जो कि अगर रेनी सीजन हो तो उनमें इनका काम नहीं होता है। तो ये था रोडवेज। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे वे ऑफ ट्रैवलिंग की, जो है रेलवेज। तो रेलवेज तो सबको पता ही है कि जैसे कि रेलवेज बेसिकली लार्ज एरिया में ट्रेवल करने, मतलब लार्ज बोल रहा हूँ, बहुत दूर एरिया पे ट्रेवल करने के लिए उनका यूज होता है। और जो रेलवेज है वो रोडवेज की थोड़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो रेलवेज रहते हैं उनकी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, और वो बहुत सारे ट्रेन में वर्क नहीं कर सकते। और जो रेलवेज है
जो रेलवेज है उनमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने रहते हैं उनमें जो उनमें ट्रैवल करने के लिए, जिसमें पहला चैलेंजेस तो यही है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो हर जगह पे बिछाए नहीं जा सकते हैं। एग्जांपल राजस्थान पे, जैसे कि उधर राजस्थान की जो लैंड है वो सैंडी लैंड है, जिसके कारण उनमें रेलवे ट्रैक बिछाना डेंजरस रह सकता है, क्योंकि जो सैंड है उस पे जो ट्रैक्स है वो अंदर धंस जाएंगे और रेती ऊपर कवर हो जाएगी। और उसके बाद गुजरात के स्वॉम्प बायोम, जिसपे मतलब वो बहुत ज्यादा ही दलदला इलाका है, इसलिए उधर पे भी रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते। और कुछ फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि वो एरिया जो फॉरेस्ट से गुजरते, जहां पे अगर रेलवे ट्रैक बिछाएंगे तो रेलवे ट्रैक में बहुत सारी मतलब वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स मतलब एनिमल पास हो सकते हैं और उधर पे डिफरेंट प्लांट्स उग सकते हैं। इसलिए पहली प्रॉब्लम रेलवेज को यही फेस करने रहती है कि उसकी जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं वो हर जगह नहीं बिछा सकते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रेलवेज में जो थीफ है और रेलवे फैसिलिटीज है वो मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है। रेलवेज में जो है चोरियां बहुत आसानी से हो जाती है। रात को सोए हो, कोई भी आपका बैग उठा के चल देगा, सुबह मिलेगा ही नहीं कुछ। और ये कुछ चैलेंजेस थे जो रेलवेज को फेस करने रहते हैं। इस कारण जो रेलवेज का यूज रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन जो रोडवेज है उसके मुकाबले रेलवेज का मजा अलग है। उसके बाद रेलवे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके ट्रैवल करने के लिए यूज हो, जबकि जो रेलवेज रहती है वो डिफरेंट मतलब कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होती है। तो जो रेलवेज है उनमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मतलब सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन भी, और जैसे कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, टैंकर्स के थ्रू वो भी होते हैं। और जो रेलवे में रेलवे से जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि रेलवे जो है मतलब जो रेल्स है उनके थ्रू जो है एक वाइड मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है। लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है रेलवेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे रेलवेज है उनमें बहुत सारे डिब्बे रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे डिब्बे रहते हैं, जिसके कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है चीजों का। नेक्स्ट है पाइपलाइंस। तो यस सर, सो through pipelines the different materials like the different state of material like liquid or gas are transported through one place to another, like petroleum or natural gases. Through this the solids are also transported to different place by on its molten state। मतलब कि अगर आप मतलब मेटल्स को ले लेते हैं, जैसे मेटल की मोल्टन स्टेट पे आप उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स जैसे कि इस पाइपलाइंस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इफ पाइपलाइंस आर डैमेज फ्रॉम सम एरियाज, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उनमें कॉन्स्टेंटली मतलब चीजें ट्रांसपोर्ट हो जा सकती है। और सेकेंड थिंग, इफ द मेटल आर गेट कूल्ड इन समवेयर, सो इट इज डिफिकल्ट टू मतलब कि उनको फिर पास होने में बहुत डिफिकल्टी होगी अगर वो किसी एक जगह पे जम गए तो। और सो द पाइप और जो पाइपलाइंस का कॉस्ट क्रिएट रहता है वो भी बहुत हाई रहता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड। उनको मतलब कि अंडरग्राउंड पे मतलब उनको अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके कारण खुदाई का कारण उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो बाय दिस आवर लैंड ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक इज ओवर। उसके बाद हमारा आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। So water transport is the easiest way to transport a material from one place to another, or through water transport the goods are transported into much wider quantity than much larger quantity than railways। तो जो वाटरवेज है उसमें शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हाँ, जो वाटरवेज रहते हैं वो इजीएस्ट वे रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और रेलवेज के कंपैरिजन में जो वाटरवेज है मतलब कि जो शिप्स रहती है मतलब जो कार्गो शिप्स रहती है सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब वो बहुत ही बड़ी रहती है। मतलब वो इतनी बड़ी रहती है कि उसमें एक आधा स्टेट बसाया जा सकता है। इसलिए जो उस पे तो बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में जो चीजें वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है।
तो जो वाटर मतलब कि वाटर ट्रांसपोर्ट ऐसी जगह पे मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट पे बहुत सी जगह पे यूज नहीं हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई भी रिवर या ओशियंस नहीं हो, वहाँ पे वाटरवेज का इतना ज्यादा काम नहीं आ सकता है। और जो वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेजर पोर्ट्स बनाए गए हैं, मतलब जहाँ से सामान लोड होके दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है, describe some of the major improvements made by Indian Railways in its functioning since independence. Only name you have to tell. सर मतलब जो रेलवेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, Major improvements made by Indian Railways Sir- since independence. सर पहले स्टीम रेल्स थी, तो अब इंजन वाली रेल्स आ चुकी है। और जो सर ट्रांसपोर्टेशन है वो मतलब बहुत गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ज़्यादा ही मतलब रेल से किया जा रहा है। और सर रेलवेज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल की है। Meter gauge to broad gauge conversion. हाँ वो 3 टाइप ऑफ रेल्स। मीटर गेज टू ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो रहा है, ये भी है। और why is air transport more popular in the northeastern part of the country? Three reasons. सर 3 रीजन। सर पहला कि वो मतलब नॉर्दर्न जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है, जिसके कारण जो रोडवेज और रेलवेज मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए एयरवेज का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सर उधर पे भी मतलब कि वो थोड़े अपर लेवल पे, इसलिए उधर पे एयरवेज का ज़्यादा वो है। सेकंड, और सर जैसे कि मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में जो है एयरवेज हर कोई भी मतलब एक मिडिल क्लास जो पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक हाई क्लास फैसिलिटी है। और मतलब इस और लेकिन जो माउंटेन रीजन्स है उस पे ज़्यादातर एयरवेज है, इसके कारण उधर के मतलब हर एक नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड कर सकते हैं। According to you, roadways or railways, which is better? रोडवेज। Why? क्योंकि रेलवेज बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकती, बल्कि जो रोडवेज है वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ रेलवेज नहीं जा सकती। पर रेलवेज तो वो फॉसिल फ्यूल का जो अभी की जो ट्रेन लोकोमोटिव यूज हो रहे हैं उसमें तो फॉसिल फ्यूल का प्रेशर कम है, वहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाली लोकोमोटिव्स को यूज कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा हुआ ना, उससे कम कॉस्ट लग रहा है ना। और रोडवेज का कॉस्ट जो एक वन टन जैसे कैरी करते गुड्स कैरी करने का रोडवेज में जितना कॉस्ट लगता है उससे कम रेलवेज में लगता है। तो मैं तो बोला ना जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे बेटर है, मैं तो बोला था ये पॉइंट। Which agency maintains the roads connecting villages to district headquarters? सर जिला पार्षद। जिला पार्षद नहीं, परिषद। Name some major seaports of India. Some Major seaports of India. name some major seaport of India। नहीं पता। नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 1 is navigable between which places? सर व्हाट? नेशनल वाटरवे 1 कौन-कौन से प्लेसेस के बीच में नेविगेबल किया गया? नहीं पता। इलाहाबाद एंड हल्दिया पूछ सकते हो उस चैप्टर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the oldest artificial seaport of India? Oldest artificial seaport of India। Don't know? No, Who knows? चेन्नई। चेन्नई। मुंबई सर, मुंबई। चेन्नई is the answer. मुंबई। डेमोक्रेसी के उसमें अकाउंटेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो एक डेमोक्रेसी मतलब आप जो गवर्नमेंट को चूज किए हो तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके हर क्वेश्चन के आंसरेबल होना चाहिए, मतलब वो उसको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फेस कैसे करना है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि जैसे आपने कुछ डेमोक्रेसी में कुछ बोला कि ये चेंजेस मेरे को चाहिए, तो उसके रिस्पॉन्सिव मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। वो लेजिमेटेड गवर्नमेंट मतलब कि जैसे कि आपने एक गवर्नमेंट चूज की है
लेकिन वो मतलब जैसा आप सोच रहे थे वो वैसी खड़ी नहीं हुई, मतलब आप सोच रहे थे रोड बना देगी लेकिन नहीं बनाई, तो उसको 5 साल तक आपको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि उसको आपने चूज किया है। ये तो नहीं है लेजिटिमेट। झेलना पड़ेगा, ये क्या होता है? Next, what type of government is attentive to the needs and expectations of the people? सर क्या? What type of government is attentive to the needs and expectations of the people? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Responsive government. अच्छा, Which system can reduce the possibility of tension and conflict among different groups of society? कौन सा सिस्टम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकता है, चाहे वो लोगों के बीच में हो चाहे सोसाइटी के बीच में? लेजिस्लेचर। Democratic system. Legislature is not a system here. Because it can easily resolve social differences. इसलिए. यस सर। Which form of government is found in the most of the countries of the world? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, Face नहीं आ रहा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Democratic government. Next, last question. What does democracy ensure? मतलब सर व्हाट डज, मतलब उसकी क्या, मतलब क्या क्या? What is the profit of democracy? सर जो डेमोक्रेसी है वो आपको इक्वली राइट प्रोवाइड्स करती है, मतलब और इक्वली वोटिंग राइट प्रोवाइड्स करती है, और डेमोक्रेसी में जो है वो आपकी बात को अच्छे से मतलब सुना जाता है कि आप क्या कह रहे हो, और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल, एक रूम प्रोवाइड किया जाता है आपको जिसपे आप अपनी मिस्टेक्स को सॉल्व कर सको, मतलब ठीक कर सको।